Hello friends, in this video we are going to revise income from house property and बहुत सिंपल चैप्टर है ये सेक्शन 22 से 27 तक चलता है. Let's start. Section 22 is the charging section of income from house property. Section 22 कहती है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, वो प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, दुकान हो चाहे मकान हो, वो एक बिल्डिंग है या फिर उससे जुड़ी हुई लैंड है. अगर लैंड वेकेंट है तो यहाँ कवर नहीं होगा, वो अदर सोर्सेज में जाएगा. अगर आप ओनर हो, अगर आप जैसे किसी को, अगर आप खुद टेनेंट हो और आप किसी को सब लेटिंग करते हो तो भी वो रेंट कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में. लेकिन आप ओनर हो, आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई उससे जुड़ी हुई लैंड है, बिल्डिंग बोला है, रेजिडेंशियल भी चलेगा, कमर्शियल भी चलेगा, तो उसकी एनुअल वैल्यू इस चैप्टर में टैक्स होगी. लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, मतलब वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रही है, देन दैट प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड अंडर दिस चैप्टर. एनुअल वैल्यू लिखा है, रेंट वर्ड नहीं लिखा है, बट एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन आप जब पढ़ने जाएंगे सेक्शन 23 में, उसका जब मीनिंग समझेंगे तो आपको रेंट कवर कर लेता है. बट बेसिक मीनिंग ये होता है एनुअल इनकम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, मतलब एक घर एक साल में कितना, या एक प्रॉपर्टी, एक मकान, एक दुकान एक साल में कितना रेंट कमा सकती है, कितनी इनकम कमा सकती है, उसे यहाँ टैक्स करते हैं. ध्यान देना, ये सेक्शन में ही सबसे बड़ी बात जो लिखी है कि एनुअल वैल्यू पे टैक्स ले रहे हैं, मतलब कि अगर आपका घर कमाए या ना कमाए उससे मतलब नहीं है. इसीलिए अगर आप प्रॉपर्टी को वेकेंट रख रहे हैं, प्रॉपर्टी का यूज अच्छे से नहीं कर रहे, वेकेंट रख रहे हैं इन द सेंस, तो एक तो वैकेंसी हो गई, क्या करें, आपको भाड़ा तो ही नहीं मिल रहा, वो अलग बात है. लेकिन अगर सपोज आप उसको जानबूझ के खाली रख रहे हैं तो आपको यहाँ पनिश करेंगे और आपको नोशनल इनकम पे भी टैक्स भरना पड़ेगा. ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसलिए हम हायर लेते हैं कि भाई कितना कमाया, कितना कमाना चाहिए, विच एवर इज हायर, वो यहाँ पे टैक्स होता है. वो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट हुई है, सेक्शन 23 में वापस एक बार अच्छे से देख लेंगे. तो एनुअल वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी की, वो यहाँ पे क्या होती है, टैक्सेबल होती है. लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी को आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उसको यहाँ कवर करने चलते हैं, बिकॉज उसका आप प्रोडक्टिव यूज ऑलरेडी कर रहे हैं. हाँ, कुछ एक्सेप्शन और भी हैं, जैसे आप खुद उस घर में रह रहे हैं तो ऐसे दो घर माफ होते हैं, एसओपी जिसको हम कहते हैं. अगर आप कोई घर बाई चांस यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, आप कहीं और भाड़ा भर रहे हैं, तो वो यूओपी कॉन्सेप्ट भी है, एग्जिस्ट करता है. बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू पे यहाँ पे टैक्स भरना होता है. ओके, वैल्यू मतलब जो वो कमा सके, आपने एक्चुअल में कमाया नहीं कमाया वो सेकेंडरी बात है. चलिए, बीच में एक कॉन्सेप्ट है डीम्ड ओनर का, वो पहले पढ़ लेते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड ओनरशिप है, तो वैसे लास्ट सेक्शन इस चैप्टर की. अब इसमें कुछ केसेस कवर किए हैं जिसमें आप कहने को ओनर नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या टैक्स भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओनर मानना चाहिए, बिकॉज लॉजिकली आप ओनर. जैसे अगर कोई पार्ट परफॉर्मेंस में आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो जिसके पास पोजेशन है बेसिकली वही रेंट कमा रहा होगा, तो उसी को टैक्स भरना चाहिए, तो उसी को ओनर मानेंगे. अगर सोसाइटी ने आपको शेयर होल्डर बनाया, आपको मेंबर बनाया, आपको हाउस अलॉट किया, आप बोलो नहीं सोसाइटी घर की मालकिन है, हम नहीं, सोसाइटी टैक्स भरेगी, ऐसा थोड़ी होगा. घर के अलॉटी आपको, तो आपको ओनर मानना चाहिए. अगर आपके पास कोई घर 12 साल से ऊपर की लीज पे है, या पगड़ी वाला घर है, कैसे भी वैसा अगर कुछ घर है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ही ओनर मान लेंगे. आप बोलेंगे ओनर नहीं, मैं तो भाड़ोत्री हूँ, तो ऐसा नहीं होता, आप डीम्ड ओनर आपको मान लेंगे. फिर आप अगर किसी और को वो घर अगर भाड़े पे नहीं दोगे, ऐसे ही खाली रखोगे, खुद भी नहीं रहोगे, तो आपको उस पर टैक्स भरना आ सकता है. इसका मतलब ये हुआ. ओके, जो भी प्रॉपर्टी इस चैप्टर में कवर हो गई, उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं रख सकते आप, बिकॉज गवर्नमेंट कह रही है प्रॉपर्टी का प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए. ओके, अगर आप खाली रखेंगे तो हम डीम्ड लेट आउट समझ लेंगे, आपको जबरदस्ती उसकी इनकम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, उसकी एनुअल वैल्यू पे टैक्स करना पड़ेगा. कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को डिवाइड कर, जैसे एक इंसान का दो घर फ्री होता है, कोई सोचे मैं अपने 20 बच्चों के नाम पे फ्री में ट्रांसफर कर दूं तो हर एक का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी मिल जाएगा एंड ऑल, तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं चलेगा. अगर आप अपने 20 बच्चों को फ्री में ट्रांसफर करते हो या कम पैसे लेकर ट्रांसफर करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी का मालिक हम आपको ही मानने वाले हैं, तो उस पर आप ही टैक्स भरेंगे. कंफ्यूज मत होना, ये क्लबिंग नहीं है. दिख रहा क्लबिंग जैसा है, बट क्लबिंग नहीं. क्लबिंग में क्या होता है, इनकम किसी और की बट टैक्स आपके हाथ में. यहाँ पे तो उस घर को दूसरे का मान ही नहीं रहे, 20 बच्चों का घर को जिसने ट्रांसफर किया उसी का मान रहे. मतलब 20 इन द सेंस स्पाउस, अगर वाइफ भी अपने हस्बैंड को फ्री में ट्रांसफर करेगी तो वाइफ टैक्स भरेगी एंड सो ऑन. कुछ एक्सेप्शन है, अगर लिविंग अपार्ट वाला केस हुआ तो बेचारे को परेशान नहीं करेंगे. अगर मैरिड मैन डॉटर को अगर ट्रांसफर किया तो मैरिड मैन डॉटर को ही उस घर का मालिक मानेंगे, वो अलग बात है. उस पर टैक्स अगर कुछ होगा तो माया बाप जिसकी इनकम ज्यादा हो उसी को भरना होता है, क्लबिंग चैप्टर में कवर होता है. सेक्शन 27 में उसको जबरदस्ती डीम्ड ओनर नहीं मानते. ओके, ये दो एक्सेप्शन है. पांचवा जो केस है, इम्पार्टेबल एस्टेट होल्डर को, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको जिसको पार्टीशन करना मानो इतना इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है,
कोई डिस्प्यूट हो सकते हैं, या फिर कुछ जैसे एक्स रूलर की प्रॉपर्टी है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो जिस बंदे के पास उस प्रॉपर्टी की होल्डिंग, मतलब जो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उसी को क्या मान लेंगे हम, ओनर मान लेंगे। हो सकता है उसके मल्टीपल मेंबर्स हो, उसका हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट वाला केस हो, तो जिसके हाथ में प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी का होल्डर है, उसी को हम क्या मानेंगे, ओनर मानेंगे, और वो बेसिकली वो लायबल होगा उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी अगर इनकम हुई तो उस पर टैक्स भरने के लिए, या उस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू के लिए। ओके, तो ये 5 केस को हम PALPI करके याद रख सकते हैं, 5 ऐसे केस हैं जिसे हम टीम दोनों वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। देन 23 पे आता है एनुअल वैल्यू निकालते कैसे। बेसिक मीनिंग क्या हो गया इसका, लॉजिकल मीनिंग, एनुअल इनकम प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या कहा आपको, कितना कमाना चाहिए वर्सेस कितना आपने एक्चुअल में कमा, वेचर विद हायर, उसको हम यहाँ पे टैक्स करेंगे। कितना कमाना चाहिए निकालने के लिए, उसके लिए सिंपल कैलकुलेशन है कि आप म्युनिसिपल वैल्यूएशन चेक कर लो, फेयर रेंट को कंपेयर कर लो लोकेलिटी में, जो भी हायर होता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन बहुत बार आउटडेटेड होता है, तो जो भी फेयर रेंट चला है विच इज हायर। लेकिन अगर किसी स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो उसका जो मैक्सिमम रेंट प्रिस्क्राइब्ड है एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, जैसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट, उससे ज्यादा वो अमाउंट होना नहीं चाहिए। ओके, सो मुनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विचएवर इज हायर बट कंपेयर टू स्टैंडर्ड विचएवर इज लोअर, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट या रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। और रीजनेबल लेटेबल वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड रेंट है, इससे कम नहीं कमाना, आपको ज्यादा कमाना है। एक एक्सेप्शन है वैकेंसी, बट इससे कम आपको नहीं कमाना है। किससे कंपेयर करना है इसको, आपको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है। एक्चुअल रेंट में कभी कभी बेड डेट भी हो सकता है, तो बेड डेट को लेस करने के बाद कंपेयर करना है। लेकिन बेड डेट मतलब अनरिलाइज रेंट, तो उसको लेस करने के लिए भी आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं कि भाई जेन्यून केस था, टेनेंसी बोनाफाइड था, अग्रीमेंट वगैरह सब कुछ था, कोई वो कब्जा वगैरह वाला केस नहीं था, और हमने घर खाली करवा दिया है, हमने लीगल एक्शन अगर हो सके तो ले लिए, और या नहीं ले सकते, मानो कल को कंपनी की लिक्विड होगी, क्या करें अभी, तो हम यो को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि कोई भी एक्शन फ्रूटफुल अगर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम URR अनरिलाइज्ड रेंट लेस कर सकते हैं। वैकेंसी वाला केस क्या होता है कि सपोज अगर, जैसे हमने कहा कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट मानो 5 लाख है, बट एक्चुअल रेंट जो है 50,000 पर मंथ हमने डिसाइड किया था, 8 मंथ्स तक हमको 50,000 पर मंथ मिला, ठीक है, फिर वो घर वेकेंट हो गया बाय चांस, मतलब सम जिसको जॉब को दिया था उसकी जॉब चेंज हो गई, कुछ भी हो गया। नाउ इन सच केस या प्रॉपर्टी इज बेसिकली वेकेंट, और आपका जो टेनेंट है वो उसे छोड़ के चला गया। एक्चुअल रेंट अर्न बाय असेसी इज 4 lakhs, बट एक्चुअल रेंट जो पॉसिबल था विच कुड हैव बीन अर्न if there was no vacancy, वो कितना होगा, 6 लाख। अगर आपका वैकेंसी ना होता तो 6 लाख रुपए आप कमा सकते थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअल रेंट अगर आज 5 लाख रुपए से कम आया है, उसका रीजन सिर्फ वैकेंसी है। ऐसी सिचुएशन में एसएससी को पनिश नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है 4 लाख रुपए पे ही क्या कर दो, आप टैक्स भर दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कम रेंट मिला है तो। लेकिन हाँ, अगर वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम नहीं है, तो फिर आपको ऐसा कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। सो इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन expected rent and the reason is vacancy, then assessee shall not be punished। बेसिकली assess जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसे ARR को ही मान लेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को ही क्या कर लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। ओके, देन कुछ छोटी मोटी बातें कि सेक्शन 23(1) का ही वापस समझ लिखा है, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे अगर पूरे साल में एक भी दिन प्रॉपर्टी को भाड़े पे दे दिया तो उसे लेट आउट प्रॉपर्टी कैटेगरी में डाल देंगे। अगर आपने पूरे साल प्रॉपर्टी को अपने खुद के यूज करने के लिए रखा तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को, वरना नहीं, ध्यान रखना पूरे साल खुद के लिए रखना है। एक दिन भी भाड़े पे दिया तो LOP कह देंगे उसको, और LOP कह दिया तो फिर GAV वगैरह सब निकलेगा। लेकिन अगर SOP कैटेगरी में आ गया तो आपका एनुअल वैल्यू डायरेक्टली नहीं होगा, और मैक्सिमम 2 SOP आप चाहो तो रख सकते हो। पहले एक का नियम था, फिर बाद में से 2 करके रखा, तो मैक्सिमम 2 SOP आप आज भी चाहो तो रख सकते हो। अगर मानो बाय चांस कभी कोई प्रॉपर्टी आप ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं और था, वहां पे आप रेंट पे अगर रह रहे हो, तो फिर उस अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड कह सकते हैं। ओके, और उसका भी ट्रीटमेंट जो होगा SOP की जैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास 3 घर हैं और आप तीनों को बोल दो कि मैं SOP मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ 2 घर को SOP दिखा सकते हैं, तीसरे को आपको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा। या किसी प्रॉपर्टी को आप यूज ही नहीं करो, ऐसे यूजलेस पड़ी, ना खुद के लिए यूज करो ना भाड़े पे दे रहे हो, तो वो डीम्ड लेट आउट ही माना जाएगा, फिर उसका आपको एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स लगेगा, एक्चुअल तो है नहीं। पांचवा जो स्पेशल केस है वो बिल्डर्स के लिए बेसिकली है, कि जिनके लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है, जिनके लिए फ्लैट्स क्या है स्टॉक इन ट्रेड है, या प्रॉपर्टी क्या है स्टॉक इन ट्रेड है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो बेचारे उस प्रॉपर्टी को हाथों हाथ रेंट पे दे देंगे तो उसका बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। रेंट पे ना दे तो गवर्नमेंट बोलती है कि प्रॉपर्टी यूज क्यों नहीं हो रही, आप टैक्स भरिए।
ध्यान देना, प्रॉपर्टी अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर रहा हूँ, उसे बिजनेस में यूज की हुई प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। इफ द फ्लैट्स, इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इफ फ्लैट्स आर बीइंग हेल्ड as stock in trade, in such case that income will be taxed in this chapter only, in income from under income from house property only. So in such case आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे इसका तो इनकम बिजनेस प्रोफेशन में जा रहा है। बिजनेस प्रोफेशन में कब जाता है? स्टॉक बेच के जो कमाया वो जा रहा है, स्टॉक का जो रेंट है वो तो यहाँ आना चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन लोग के लिए। तो गवर्नमेंट ने इनको 2 साल का टाइम दिया कि जिस साल घर बनाओ पूरा साल छोड़ो, रखो उसको बेचने के लिए, भले भाड़े मत दो, 2 साल और रख लो। अगर 2 साल तक भी आपने उसको अगर भाड़े पे नहीं दिया तो फिर अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसको डीम्ड लेट आउट कैटेगरी में मान लेंगे और उसको आपको एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स भरना पड़ेगा, अनलेस आप उसको एक्चुअल में लेट आउट कर दो और जो रेंट आ रहा है वो कमा लो, प्रॉपर्टी को मिसयूज मत करो। इनफ टाइम दिया गवर्नमेंट ने ये सब करने के लिए, एंड काफी लॉजिकल सोल्यूशन है। देन उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो हमने अभी तक किया उससे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। एलओपी में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल whichever is higher, एसओपी में तो क्वेश्चन ही नहीं है, डीएलओपी में तो हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट आरएलवी को ही हम क्या मानेंगे, जीएवी मानेंगे। म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे तो आपको नेट एनुअल वैल्यू आएगी, ये डिफरेंस है जीएवी एनएवी का। बट म्युनिसिपल टैक्स में ध्यान रखना, जितना ओनर ने पे किया है प्रीवियस ईयर में एक्चुअल पे किया है उतना ही लेस होगा। आपने पे नहीं किया या पे करके टेनेंट से वसूल कर लिया, वो वाला पार्ट लेस नहीं होगा। देन एनएवी में से एक फ्लैट 30% का डिडक्शन लेस करना होता है, और कोई भी खर्चा अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, कोई खर्चा लाइक रिपेयर्स, इंश्योरेंस, रेंट कलेक्शन चार्जेस, कुछ भी लेस नहीं होगा। यही एक प्रॉब्लम है कि काफी लोग इसको रेंटल इनकम को बहुत सारा बिजनेस प्रोफेशन दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए प्रूव करना पड़ता है कि आपका रेंटिंग बिजनेस होना चाहिए, बाय एंड लीज। अगर ऐसा नहीं है, जैसे आपके लिए फ्लैट स्टॉक इन ट्रेड वगैरह, तो आपको ये फ्लैट 30% रिडक्शन मिलेगा। ओके, फिर से एक्चुअल खर्चा आपका कितना भी, एक्चुअल अगर इससे कम भी हो तो भी इतना ही मिलेगा। दूसरा आपको अलग से मिलेगा 24B, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन फॉर हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर। हाँ, ये आप लेस कर सकते हैं। इवन एसओपी में भी, एसओपी में तो सिर्फ यही एडजस्टमेंट पॉसिबल है, या तो आंसर नहीं लाएगा या फिर नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से मैक्सिमम 2 लाख का आप नेगेटिव यहाँ दिखा सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी कुछ पॉसिबल नहीं है एसओपी के अंदर। एलओपी में कितना भी इंटरेस्ट लेस होता है, डीओ में कितना भी इंटरेस्ट लेस हो सकता है, अगर आपका ये साल ड्यू हुआ है और जो प्री पोस्ट का इसका कैलकुलेशन था उसके बेसिस पे से कैलकुलेट करके किया जाता है। आगे हम देखेंगे, वरना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, वो चाहे तो देख सकते हैं पूरा। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल इनकम को भी टैक्स किया, जैसे अगर आपका कोई पहले का अनरलेज रेंट है, वो अगर पहले आपने उससे बेडेट में क्लेम किया था, पहले वो टैक्स नहीं हुआ था, बट अब वो रिकवर हुआ है, तो आपको जितना पहले टैक्स नहीं हुआ उतने तक का रिकवरी अगर हुआ है तो आपको यहाँ पे टैक्स करना पड़ेगा। और अगर पहले का कोई अरियर्स ऑफ रेंट है, सपोज कोई रेंट आपको बढ़ा के मिल गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रेंट बढ़ा दिया, या डिस्प्यूट रेंट अचानक से मिला, पहले कभी आपने ऑफर नहीं किया था गवर्नमेंट को, अब अचानक से अगर मिला है, तो आपको उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा, भले ही आप उस प्रॉपर्टी के आज मालिक हो चाहे ना हो। फ्लैट 30% लेकिन लेस करने के बाद ऐसा होगा। ये सबको जोड़ो और उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एक बार थ्योरेटिकली देख लो। इंटरेस्ट कंप्यूट कितना करना है, उसकी लिमिट कितनी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंप्यूट करने का सिस्टम कॉमन होता है, चाहे एलओपी हो चाहे एसओपी हो। रिपेयर्स, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन हमेशा घर बनने के बाद होते हैं, इसलिए जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ पूरा का पूरा एक ही साल में आप लेस कर सकते हो। घर बनने के बाद के पीरियड का अगर लोन पेंडिंग है और इंटरेस्ट पेंडिंग है, पे कर रहे हैं, तो जितना ड्यू हुआ उतना आप हर साल मांग सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर बनने के पहले का इंटरेस्ट होता है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज जब तक घर एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं तब तक आप उसकी जीएवी निकाल नहीं पाएंगे, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगी। जब तक उसका जीएवी निकलेगा नहीं तब तक आप इंटरेस्ट लेस किससे करेंगे, एनएवी नहीं निकलेगा तो। इसलिए प्री पीरियड का इंटरेस्ट आपको अक्यूमुलेट करके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मांगना होता है पहले साल से, पहला साल में जिस साल घर बना वो साल से। तो कैसे कंप्यूट करना चाहिए प्री एंड पोस्ट? जब से आपने लोन लिया या कंस्ट्रक्शन चालू किया विथ लेटर, यहाँ से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए, और जिस साल घर बना उससे जस्ट पहले का 31 मार्च उसको आप क्या बोल लीजिए, प्री पीरियड का लास्ट डे। क्योंकि जिस साल घर बना तो पोस्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो उससे पहले का पीरियड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्री। बाय चांस आपने अगर रीपेमेंट पहले कर दिया तो प्री पीरियड आपका वहीं रुक जाएगा रीपेमेंट की डेट तक, वरना 31 मार्च तक जाएगा। इस पीरियड के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 5 करो, और पहले 5 साल में आप क्लेम कर सकते हो पोस्ट के साथ। कैलकुलेशन दोनों में सेम है एलओपी एसओपी में, लेकिन लिमिट्स का डिफरेंस है। जो एलओपी वाले हैं केसेस उसमें कोई लिमिट नहीं होती, बिकॉज आप इनकम भी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर ये इंटरेस्ट डिक्लेयर करना, इंटरेस्ट भी लेस करना चाहिए। जैसे अगर मानो घर बहुत बड़ा है, 5 करोड़ का घर है, तो लोन भी बड़ा होगा, इंटरेस्ट भी बड़ा होगा, तो उसका रेंटल इनकम भी तो बड़ा होगा, इसके लिए लिमिट लगाना लॉजिकल भी नहीं है, सही बात है। एसओपी में कुछ आंसर पूरा जीरो ही होता है, नील ही होता है, इसलिए लिमिट लगाना थोड़ा सही है, ये भी लॉजिकल है।
लेकिन आपको नॉर्मली 30,000 की ही अपर लिमिट है। लेकिन अगर आपने लोन 1499 के बाद लिया है, घर बनाने के लिए लिया या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, घर 5 साल में बन के तैयार हो गया है, कब से, जिस साल लोन लिया वो साल खत्म होने से, पर आपके पास एक सर्टिफिकेट है लेंडर से कि भाई इसने मुझसे लोन लिया, इसने मुझे इंटरेस्ट पे करता है, अगर ऐसा है तो आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं हर साल। मतलब आपको ये 2 लाख का मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है एक एसओपी के केस में। ओके, अगर दो दो एसओपी है तो फिर आपको ऐसा 2-4 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको 2 लाख ही मिलेगा, ये असेसी वाइज लिमिट है। हाँ, वो अलग बात है, अगर मानो आप चार लोगों ने मिलकर एक घर लिया है, तो चारों लोगों ने अलग अलग लोन लिया है, तो सब लोग 2-2 लाख क्लेम कर सकते हैं, वो अलग बात है। ये असेसी वाइड लिमिट है। ओके, ये आपको याद रखना है। और ऐसा नहीं कि एक लोन मैंने पहले लिया, एक लोन बाद में लिया, तो एक का 2 लाख, एक का 30, एक का 30, ऐसा नहीं कि एक रिपेयर्स के लिए था, रिपेयर्स पे तो 30,000 मिलेगा, बिकॉज परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख का लिमिट है, सब मिला के भी 2 लाख से ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते, ये अपर लिमिट है, मैक्सिमम अपर लिमिट है। ओके, ये जो एग्जांपल भी रखा है टाइमलाइन के साथ, अगर आप किसी को देखना हो देख सकते हैं, वरना एक पूरा वीडियो इस पे पूरा एक एग्जांपल सॉल्व भी किया है कि ये कैसे इसको किया। बाकी एक बात समझने वाली है जो ये कि अगर आपका घर जैसे सपोज इसका इस क्वेश्चन में बन के हुआ कभी 3 सितंबर 19 को अगर कंप्लीट हुआ, तो पूरा 1920 को पोस्ट मानना, ये स्पेशल बात है। ऐसा नहीं कि 3 सितंबर से पहले का पीरियड फ्री, उसके बाद का पोस्ट, ये पूरा का पूरा पीरियड पोस्ट मानना है, और ये 31 मार्च से पहले का पीरियड क्या हो जाएगा, फ्री पीरियड हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, बिकॉज प्रॉपर्टी वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ये कुछ एक एक्स्ट्रा और बातें हैं इंटरेस्ट को लेकर कि इंटरेस्ट हमेशा ड्यू बेसिस पे मिलता है, भले ही पे क्वार्टर मत करो, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो भी एग्जाम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन रिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल बेसिस पे इंटरेस्ट ऐसा होता है, कंपाउंड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, फ्रेंड से लो, बैंक से लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। पहले का लोन पे करने के लिए नया लोन लिया, उसका इंटरेस्ट लेस कर सकते हो, इंडिया के बाहर से लोन लिया तो भी इंटरेस्ट लेस कर सकते हो, बस टीडीएस काटना है आपको। लोन मैनेजमेंट फीस, प्रोसेसिंग फी का यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। अगर आप बिल्डर को भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली उससे लोन लिया, तो भी इंटरेस्ट चलेगा, दिक्कत की बात नहीं। याद रखना यहाँ पे इंटरेस्ट आपको किस किस बात का आप पे कर रहे हो, आपने घर खरीदने, बनाने या रिपेयर वगैरह के लिए लोन लिया, तो घर को मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट लोन लिया, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लेस नहीं होगा, बस ये कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर हाउस प्रॉपर्टी है तो डिडक्शन है, अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। और अगर किसी प्रॉपर्टी के 2 मालिक हुए, आपको अगर 2 मालिक या 2 से ज्यादा मालिक हुए, तो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, अगर उनको अपना शेयर पता है एलओपी डीएलओपी में, अगर उसका प्रॉपर्टी का यूज एलओपी डीएलओपी है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आईएफएससी कंप्यूट करो, दोनों ने लोन लिया, जो इंटरेस्ट है पूरा का पूरा लेस करो, कोई डिफरेंस मत करो, दोनों को जोड़ के फाइनल अमाउंट को उस प्रॉपर्टी में दोनों का कितना शेयर है, जैसे 60-40 राम श्याम ने मिलकर घर लिया, 60% राम ने पे किया, 40% श्याम ने पे किया, उस इनकम को 60-40 में डिवाइड कर दो, टॉपिक क्लियर। एसओपी में क्या करना है, कुछ करना ही नहीं, एनएवी तो नील है, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन ही एक कॉन्सेप्ट बचता है। अगर सबने अलग अलग लोन लिया, मैंने पहले कहा सबका अलग अलग 2 लाख का लिमिट मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर कोई घर लेते हैं और एसओपी उसमें दिखाते हैं, तो दोनों को क्या होगा, अगर दोनों अर्निंग मेंबर है, दोनों 2-2 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज ये असेसी वाइड लिमिट है प्रॉपर्टी वाइज में। हाँ, एक बंदे की 2 प्रॉपर्टीज है, फिर भी लिमिट 2 लाख है। एक प्रॉपर्टी के 2 मालिक है, दोनों को 2 लाख अलग मिल सकता है, अगर उन्होंने लोन अलग लिया तो। लेकिन आप बोलो कि हमें पता ही नहीं हमारा शेयर कितना है, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी को एओपी की प्रॉपर्टी में टैक्स करेंगे, काफी लॉस होगा, इसलिए अच्छा शेयर क्लियर रखने का। ओके, सो ये आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर होता है पूरा, और कुछ ज्यादा इसमें बड़े कॉन्सेप्ट है नहीं, मेजर कॉन्सेप्ट पूरे हमने कवर कर लिए। आई होप तो आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम रिवाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।